नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस टॉपिक में हम फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अपनी छठवें मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान में आर्टिकल 32 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है स्वयं में एक फंडामेंटल राइट्स है। ये स्वयं में एक फंडामेंटल राइट्स है, इसे याद रखना। यह स्वयं में क्या है? एक मौलिक अधिकार है। दूसरा चीज, ये फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक भी है। ये मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण का कार्य करते हैं। संरक्षक किस प्रकार से करते हैं? जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो इसके लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाता है। तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश, निर्देश और 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो इस आधार पर व्यक्ति की मौलिक अधिकार का रक्षा हो जाता है। इसकी महत्व को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय या आत्मा, संविधान का हृदय और आत्मा, किनके द्वारा? अंबेडकर साहब के द्वारा कहे गए। अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा। एक जगह और मिलता है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहने वाले शख्स है ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह करके पुकारा है। तो ये बात को हमको अच्छे से समझना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा या हृदय कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संविधान की प्रियम्बल, प्रस्तावना को। सामान्य रूप से संविधान के प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा कहते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 32 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 32 में 4 क्लॉज है। आर्टिकल 32(1) को हम देखते हैं। आर्टिकल 32(1) कहता है जब किसी नागरिक या व्यक्ति की फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है, उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगता है और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। कौन रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। ये आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 32 का 2 पॉइंट मतलब दूसरा क्लॉज कहता है सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण के संदर्भ में आदेश, निर्देश और 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार का? 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और 5 प्रकार के रिट वो कौन कौन से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार का पृच्छा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और तुम्हारा परमादेश। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण में 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं और इसका वर्णन 32(2) के अंतर्गत है। 32(3) क्या कहता है? क्लॉज 3 क्या कहता है? संसद को शक्ति है, अगर वह चाहे तो कानून बना करके देश के किसी भी न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है।
जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, अगर संसद चाहे, संसद के शक्ति के अनुसार, संसद के शक्ति के से देश के किसी भी न्यायालय को, देश के किसी भी न्यायालय को कानून बना करके रीट जारी कानून बना करके रीट जारी करने का अधिकार दे सकता है। तो संसद को पावर है कि देश के किसी भी न्यायालय को कानून बना करके रीट देने की अधिकार दे सकता है। आर्टिकल 32 का चौथा पॉइंट कहता है, उच्चतम न्यायालय में किसी भी व्यक्ति की रिट या याचिका लगाने का अधिकार जो है, याचिका लगाने का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार के निलंबन सामान्य विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए संविधान में अन्यत्र प्रावधान दिया है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार के हनन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में याचिका डालने के संदर्भ में उसके मौलिक अधिकार को सामान्य दृष्टिकोण से निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके लिए अन्यत्र क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। और वह प्रावधान क्या है उसको हम समझते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, जब देश में 352 अनुच्छेद लगता है, ऐसे कंडीशन में मौलिक अधिकारों का क्या होता है? निलंबन होता है। राष्ट्रीय आपातकाल को हम तो जानते हैं 352 अनुच्छेद लगता है और 3 कंडीशन से लगता है। जब बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध होता है, और सशस्त्र विद्रोह। इस स्थिति में संसद के द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है, अनुच्छेद 352। तो 352 के तहत ही क्या होता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। इसमें 2 आर्टिकल है। 358 आर्टिकल कहता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होता है तो आर्टिकल 19(1) में जितने भी प्रदत्त मौलिक अधिकार है स्वयं निलंबित होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। निलंबित करने की जरूरत नहीं है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 कहता है कि 19(1) में जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया है वह स्वतः निलंबित हो जाता है। दूसरी चीज है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 कहते हैं कुछ मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है अधिसूचना जारी करके निलंबित करते हैं। तो इसमें 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, 20 और 21 में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है वो किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होगा। तो आर्टिकल 34 कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, व्यक्तियों का जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में वर्णित अन्यत्र जो प्रावधान दिया गया है उसी के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं होगा। और निलंबन की विधि तब होती है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। उनमें पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। किसी व्यक्ति को न्यायालय में शरीरस्थ उपस्थिति देने के लिए ये रीट जारी होता है। शरीर के साथ उपस्थित करो, शरीर के साथ किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करो? उपस्थित करो। इस रीट का शाब्दिक अर्थ है जब किसी व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट जारी करता है। किसको जारी करता है? तो लोक अधिकारी को। पहला लोक अधिकारी को। अब लोक अधिकारी के अंतर्गत कौन आता है? पुलिस आती है। दूसरा हो सकता है संस्था या एनजीओ जिन्होंने व्यक्तियों को बंधक बनाकर रखा है, उनके खिलाफ भी ये रीट जारी हो सकता है। या कोई निजी व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे को बंधक बना करके रखा है, बनाकर रखा है। तो ये 3 कंडीशन है, 3 जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ यह रीट क्या होती है? जारी होता है। कंडीशन देखते हैं किस लिए रीट, किस आधार पर, आधार क्या है?
तो व्यक्ति की अवैधानिक तरीका से गिरफ्तारी हुआ है, व्यक्ति की अवैधानिक गिरफ्तारी। दूसरा चीज है कि व्यक्ति को 24 घंटा के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। 24 घंटा के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, तो 24 घंटा के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, तो नहीं किया गया है, इसलिए रिट जारी हुआ है। तीसरा है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। समझ में आ रहा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मामला हो, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाव छिपा हो, ऐसे कंडीशन में ये रिट जारी होता है। किसको जारी नहीं होता है? तो किसको जारी नहीं किया जा सकता है? कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट के आदेश, या फिर जिसके ऊपर कोर्ट का अवमानना है, कोर्ट का के अवमानना का केस चल रहा है, तो उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश के आधार पर, जिसको कोर्ट ने आदेश दिया है उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं हो सकता, और कोर्ट के अवमानना हुआ तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है उसका मतलब होता है शरीर के साथ व्यक्ति को 24 घंटा के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत करो, ताकि व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण जान सके न्यायालय। और किसको जारी किया जाता है? तो लोक अधिकारी, जो गिरफ्तार करने वाला है, हो सकता है संस्था या एनजीओ है जो व्यक्ति को अवैध रूप से क्या क्या है, बंधक बनाकर रखा है, या निजी व्यक्ति हो सकता है जो बंधक बनाकर रखा है। किस आधार पर? व्यक्ति की अवैधानिक गिरफ्तारी हुआ है, कानून का पालन नहीं हुआ है, 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भाव छुपा हो, उस कंडीशन में ये रिट जारी होते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो रिट है परमादेश। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। किसे देगा भाई? जो लोक अधिकारी है, अपने पद और कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह नहीं करता, तो ये निजी व्यक्ति या संस्था या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ क्या किया जाता है? परमादेश, मैंडामस। मैंडामस, मैंडामस जो रिट है वो कब जारी होता है? जब कोई व्यक्ति है अपने पद और कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता, तो मैंडामस रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। किसको जारी करेगा भैया? तो लोक अधिकारी, लोक पद अधिकारी, जिनको सरकारी दायित्व तो सौंपा गया है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। हो सकता है निजी व्यक्ति को भी, निजी व्यक्ति, कैसे निजी व्यक्ति? जिसको सरकारी काम सौंपा गया है, सरकारी काम सौंपा गया है उनको भी, या किसी संस्था को, संस्था है जो सरकारी कार्य के लिए ठेका लिया, संस्था एनजीओ है, उनके खिलाफ ये परमादेश रिट जारी होते हैं। और रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को निष्क्रिय है उसको सक्रिय किया जाता है। तो सक्रियता का भाव, एक्टिविज्म का जो फार्मूला यहां पर लगता है कि परमा आदेश जो है उस कंडीशन में रिट जारी होता है जब व्यक्ति निष्क्रिय अवस्था में हो, अपने पद पर रहते हुए जो है अपने कर्तव्य और दायित्व को सही ढंग से निर्वाह नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में परमादेश, हम आदेश देते हैं कि अपना काम को ठीक ढंग से करो, सक्रिय होकर करो, कार्य को सही ढंग से पूर्ण करो। समझ में आ रहा है? तो किनके खिलाफ जारी नहीं होता? समझ में आ? तो पहला है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को इस रिट के दायरे से बाहर रखा गया। और दूसरा हो सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच संविदा हो, दो व्यक्ति जो के बीच संविदाबद्ध हो, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होता। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि ठीक से अपने कर्तव्यों को कार्य करो। ये रिट तब जारी होता है जब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, लोक अधिकारी निष्क्रिय हो जाता है। तीसरा प्रकार का रिट है प्रतिषेध।
प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, काम को रोकना, किसी कार्य को रोकना। ये न्यायालयीन आदेश है। जो उच्च न्यायालय है, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है या जो बड़ा न्यायालय है, अपने अधीनस्थ न्यायालय और कनिष्ठ न्यायालय को जारी करता है। कब? जब कोई कनिष्ठ न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय जो है किसी आदेश को बीच में कार्य करते रहता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर के। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय जो है अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर के कार्य करता है, तो उस कार्य को रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी होता है। तो जो उच्च न्यायालय होता है, जो बड़ा न्यायालय होता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय को, उच्च न्यायालय का मतलब है यहां पर हाई कोर्ट नहीं, वरिष्ठ न्यायालय। जो वरिष्ठ न्यायालय है उसको हम यहां पर उच्च न्यायालय का, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अपने से जो लोअर कोर्ट है उसको ये रीट जारी कर सकते हैं। तो जो वरिष्ठ न्यायालय है अपने कनिष्ठ न्यायालय को ये रीट जारी करते हैं। किसको जारी करता है? वरिष्ठ न्यायालय जो है कनिष्ठ न्यायालय को ये रीट जारी करते हैं। जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से, किस लिए जारी करता है, किस लिए उसको समझते हैं? अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं, तो बीच में ही कार्य पूर्ण नहीं हुआ रहता, तो बीच में ही उसको रोक दिया जाता है, बीच में ही रोक लगा दिया जाता है। जो वरिष्ठ न्यायालय है वो कनिष्ठ न्यायालय के इस कार्य को रोक लगा देता है कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो, अपना कार्य को रोक दो। तो ये है प्रतिषेध। समझ में आ रहा है? ये न्यायालयीन आदेश है। किसी निजी व्यक्ति या कार्यपालिका, निजी व्यक्ति, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या विधायिका के व्यक्ति के खिलाफ, निजी व्यक्ति, कार्यपालिका, विधायिका के व्यक्ति के खिलाफ ये रीट जारी नहीं होता। केवल न्यायालयीन आदेश है। वरिष्ठ न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय, जो अर्ध न्यायिक संस्था है, इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक संस्था भी आ सकता है, अर्ध न्यायिक संस्था को ये रीट, कनिष्ठ न्यायालय और अर्ध न्यायिक संस्था दोनों को ये रीट जारी करते हैं। इसके बाद हम अगला जो देखते हैं रीट है वो है उत्प्रेषण, सर्टियोरारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी प्रतिषेध टाइप का है। किसके टाइप का है? प्रोहिबिशन टाइप का है। दोनों में ही जो उच्च न्यायालय है, जो ऊपर का न्यायालय है, जिसको हम वरिष्ठ न्यायालय कहते हैं, उच्च ना लिख के हम क्या लिखें? वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ या कनिष्ठ या अर्ध न्यायिक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, उसके खिलाफ रिट जारी करता है। कब जारी करते हैं? तो ये भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कार्य करते रहता है, उस कंडीशन में यह रिट जारी होता है। और कब जारी होता है? जब कार्य पूर्ण हो चुका रहता है, कार्य पूर्ण हो चुका रहता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर चुका रहता है, तब ये उत्प्रेषण रिट जारी होता है। और वो जो आदेश, जो कनिष्ठ न्यायालय है, अर्ध न्यायिक संस्था है, जो भी काम किया रहता है उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? रोक लगा दिया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है। अधिकार क्षेत्र से बाहर होकर कार्य कर रहा है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय जो है उसके कार्यों के ऊपर रोक लगा दिया जाता है। और उत्प्रेषण का मतलब है सूचना प्रदान करो,
जो केस है उसको सक्षम न्यायालय के पास प्रस्तुत करो, तुम्हारा काम नहीं है, हमारे पास लाओ। वो जो कार्य है या केस है उसको क्या करते हैं, ऊपर उठा देता है, उत्प्रेषण कर देता है। किसके पास? सक्षम न्यायालय के पास। तुम्हारा काम नहीं है, इसे निरस्त किया गया है, तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसको ऊपर पहुंचाओ। हम देखते हैं ये वरिष्ठ न्यायालय किसको कहता है, अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक संस्था को। इस प्रकार से ये उत्प्रेषण रिट है, ये भी न्यायालीन आदेश रिट है। किसी निजी व्यक्ति या कोई विधायिका या कार्यपालिका के से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ ये रिट जारी नहीं होता, याद रखना। दोनों में अंतर क्या है, उत्प्रेषण और प्रोविजन। जो प्रतिषेध जो प्रतिषेध है कब जारी होता है, वो भी अर्ध न्यायिक संस्था या कनिष्ठ न्यायालय को जारी किया जाता है जब अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। उत्प्रेषण भी अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। दोनों में अंतर क्या चीज है, उसमें जो है कार्य अधूरा रहता है, पूर्ण नहीं हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, कार्य पूर्ण हो चुका रहता है, उसको निरस्त करता है और उनके जो कार्य है उसको अपने पास क्या करता है, मंगा लेता है, उत्प्रेषण करा लेता है। तब उत्प्रेषण जो रिट जारी होता है। उसके बाद हमारा पांचवा जो रिट है वो है अधिकार का परीक्षा, क्यू वारंटो। जब कोई व्यक्ति अवैधानिक तरीका से किसी पद पर आसीन हो जाता है, सरकारी पद पर आसीन हो जाता है, जिसके लिए वो न्यूनतम योग्यता या पद का लायक नहीं होता, तो उस कंडीशन में अधिकार का परीक्षा जो रिट जारी होता है, ठीक, उसको हम कहते हैं क्यू आरेंटो। इसका मतलब है कि किस आधार पर पद पर बने हो, अर्थात पद की योग्यता व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। योग्यता और वैधता साबित करने के लिए इस प्रकार के रिट जारी होते हैं। बहुत सारे हिंदुस्तान में भर्तियां होती है सरकारी नौकरी में, या कोई व्यक्ति गलत तरीका से कोई पद को ग्रहण कर लेता है और इसके लिए जब रिट जारी होता है उसको कहते हैं क्यू वारंटो, अधिकार की परीक्षा। इस रिट को कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, याचिका लगा सकता है पद की वैधता अवैधता के खिलाफ। तो अधिकार का परीक्षा जो है किस लिए जारी होता है, जब कोई पद पर अवैधानिक तरीका से आसीन हो जाता है तब न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस आधार पर उस पद पर आसीन हुए हो, उसे साबित करो, वैधता साबित करो, अपनी योग्यता साबित करो। ठीक, इस रिट को कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो किसके खिलाफ, जो व्यक्ति गलत तरीका से पद पर आसीन हुआ है उनके खिलाफ, या जो संस्था है या फिर जो सार्वजनिक संस्था है जिन्होंने पद को जारी किया है, पद पर नियुक्ति दिया है, तो वो सक्षम अधिकारी के खिलाफ ये रिट जारी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के हनन के सापेक्ष में 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमा आदेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा जो रिट जारी करता है वह है अधिकार का परीक्षा। तो ये हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों को रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है जब किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। देखते हैं क्या चीज है। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में रिट जारी करता है, फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में रिट जारी करता है। ये बात केवल मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। और हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो सामान्य कानून के अधिकार के तहत हनन हुआ, सामान्य कानूनी अधिकार का हनन, तो भी रिट जारी कर सकते हैं। तो यहां पर रिट जारी करने की विस्तार जो है हाई कोर्ट का ज्यादा है। दूसरा चीज है
सुप्रीम कोर्ट जो है व्यक्ति या सरकार, पूरे देश भर की सरकार है उसके खिलाफ क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट जो है रीट जारी करने का यहां पर जो क्षेत्राधिकार सीमित होता है, राज्य के व्यक्ति या राज्य सरकार, राज्य के संबंधित राज्य के व्यक्ति के खिलाफ या राज्य के खिलाफ क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। अगर दूसरे राज्य का तो केवल उसी राज्य के खिलाफ रीट जारी कर सकता है। तो यहां पर जो क्षेत्राधिकार है हाई कोर्ट का सीमित है। तीसरा चीज है, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी ही करना पड़ेगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के साथ बाध्यता है, उसको रीट जारी ही करना पड़ेगा। जारी करना परम आवश्यक है, उसको जारी ही करना पड़ेगा। लेकिन हाई कोर्ट का विवेकाधिकार है, हाई कोर्ट जो है दूसरे के ऊपर टाल सकता है, विवेकाधिकार है, या उसको सलाह दे सकता है रीट जारी करे या ना करे, वो नहीं भी कर सकता कि उसका विवेकाधिकार है। समझ में आ रहा है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट जारी करने की अधिकार सीमा। तो कुछ कंडीशन में देखते हैं कि हाई कोर्ट के रीट जारी करने का जो अधिकार सीमा है ज्यादा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ सामान्य जो कानून है उसका उल्लंघन होता है, तब भी ये रीट जारी करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का जो लेक्चर है। अगला जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 में जो उपबंध दिए हैं उससे संबंधित। जय हिंद।